डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे एम्फिओक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा। एम्फिओक्सस वाले चैप्टर में हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में इसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस, क्लासिफिकेशंस कह सकते हैं, और साथ में हैबिटाट, कॉमन स्पीसीज और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था। और इनके अलावा हमने पिछले वीडियो में एम्फिओक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा था। आज हम इसी चैप्टर की 3rd लेक्चर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है स्टूडेंट्स एम्फिओक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके डाइजेशन की फिजियोलॉजी। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप मेरे इस लेक्चर के माध्यम से एम्फिओक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा की एलिमेंट्री कैनाल और इसके वेरियस पार्ट, साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड और फूड के डाइजेशन की फिजियोलॉजी को काफ़ी हद तक आसानी से समझ पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एम्फिओक्सस के डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉमनली 2 भागों में बांटा जाता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल एम्फिओक्सस में कंप्लीट होती है, अर्थात पूर्ण प्रकार की आहार नाल इसमें देखी जाती है, जिनमें मुख से लेकर एनस पोर उपस्थित होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमें माउथ, ओरल हुड, फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन और रेक्टम या एनस के रूप में सभी भाग हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इस आहार नाल को हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की तो स्टूडेंट्स, मैंने यह एलिमेंट्री कैनाल का अलग से फिगर ड्रॉ नहीं किया है। इसी डायग्राम की सहायता से मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट और फिजियोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अलग से सेपरेट डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके एग्जाम में एक लेंथी क्वेश्चन के रूप में एम्फिओक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके डाइजेशन की फिजियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आप इसे इसी एक डायग्राम की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। जैसे हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम बात करें माउथ की। माउथ आपको पता होना चाहिए कि माउथ इसके एंटीरियो वेंट्रली रीजन पर उपस्थित होता है, जो कि रोस्ट्रम के नीचे पाया जाता है। यह आपको क्लियरली इसका एंटीरियर भाग दिखाई दे रहा होगा। इस एंटीरियर भाग में ये रोस्ट्रम या स्नाउट है। ये देखो, ये रोस्ट्रम या स्नाउट है, और इस रोस्ट्रम या स्नाउट के एंटीरियो वेंट्रली अर्थात अग्र अधर सतह पर माउथ एक छिद्र के रूप में उपस्थित होता है, जो कि एक विशेष प्रकार की जालरनुमा संरचना ओरल हुड के द्वारा घिरा रहता है। तो ये वाली संरचना इसकी रोस्ट्रम है स्टूडेंट, जिसे हम स्नाउट कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका ओरल हुड है। तो ओरल हुड एक जालरनुमा संरचना के रूप में मुख के चारों ओर उपस्थित होता है। इस ओरल हुड में अपर्चर के द्वारा माउथ खुलता है। हम बात करें ओरल हुड की, जिसे मुख छद कहते हैं, और ये मुख छद एक तरह से 2 फोल्ड के द्वारा बनी हुई संरचना है। इस प्रकार जैसे मान लो ये जंतु है, तो इस जंतु के दोनों ओर लेटरल साइड में एक विशेष प्रकार की खांच हमें देखने को मिलती है। ये खांच
इसका ओरल हुड कहलाती है। तो ये जो ओरल हुड होता है ये इस प्रकार होता है, कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिस पर बाहर की तरफ इसकी सरफेस पर हमें ओरल सिराई देखने को मिलते हैं। तो ओरल हुड में हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है जिनमें बक्कल सिराई या ओरल सिराई प्रमुख है। ओरल सिराई की बात करें तो ये ओरल सिराई इसकी बाहरी सरफेस पर उपस्थित होती है और इस ओरल सिराई या ओरल टेंटिकल्स का प्रमुख कार्य भोजन को छानने का होता है, अर्थात जो जल धारा के साथ भोज्य पदार्थ शरीर के भीतर ग्रहण किए जाते हैं उनमें से बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को ये छानकर केवल छोटे या सूक्ष्म पार्टिकल्स को ही माउथ के अंदर जाने देता है। तो ओरल सिराई या ओरल टेंटिकल्स भोजन को छानने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एम्फिओक्सस एक सीलियरी फीडर एनिमल है, या आप कह सकते हैं कि ये पक्षमाभी निस्संदन के द्वारा भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। तो फिल्टर फीडर एनिमल या सीलियरी फीडर एनिमल इसे आप कह सकते हैं। सीलियरी फीडर या फिल्टर फीडर एनिमल होने की वजह से ये पक्षमाभों के स्पंदन की सहायता से जल धारा को भीतर ग्रहण करता है और इन्हीं जल धारा को जब शरीर के भीतर लिया जाता है तो इनमें से छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ये भीतर ले लेता है और बड़े पार्टिकल्स को यहाँ से रिजेक्ट करके बाहर रख देता है। तो इस प्रकार ओरल सिराई या ओरल टेंटिकल्स एक तरह से भोजन को छानने का कार्य करते हैं और साथ में इन ओरल टेंटिकल्स पर कुछ विशेष प्रकार की सेंसरी पेपिला हमें देखने को मिलती है या संवेदी पेपिला हमें देखने को मिलती है, जो कि भोजन की रासायनिक प्रकृति की जांच करने का कार्य भी करती है। हम बात करें ओरल सिराई की तो ओरल सिराई की संख्या सामान्यतः 10 से 11 जोड़ी होती है और ये संख्या इसकी आयु के अनुसार बढ़ती जाती है। तो ओरल सिराई इसके ओरल हुड में हमें देखने को मिलती है जिन पर अनेक सेंसरी पेपिला होते हैं जो भोजन की रासायनिक प्रकृति की जांच करने के साथ साथ भोजन को छानने का कार्य भी करते हैं। ओरल सिराई के बाद ओरल हुड का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम वेस्टिब्यूल या प्रगाण कहते हैं। वेस्टिब्यूल या प्रगाण की बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेस्टिब्यूल रीजन मैंने मेंशन किया है। ओरल सिराई के बाद वाला भाग ओरल हुड का वेस्टिब्यूल कहलाता है। ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका वेस्टिब्यूल भाग है जिसे हम प्रगाण कहते हैं या आप बक्कल कैविटी भी इसे कह सकते हैं, अर्थात ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी ही वेस्टिब्यूल कहलाती है। वेस्टिब्यूल में हमें दो विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। एक तो इसकी ओरल कैविटी की जो ऊपरी एपिथेलियम होती है ये सिलिएटेड होती है और दूसरा इनमें विशेष प्रकार की संरचना व्हील ऑर्गन के रूप में पाई जाती है। तो ये वाला जो रीजन होता है बक्कल कैविटी का, ये वाला रीजन सिलिएटेड होता है और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की खांच हमें देखने को मिलती है जिसे हम हेस्चेक पिट या हेस्चेक ग्रूव के नाम से जानते हैं। या हेस्चेक पिट हमें ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के एपिथेलियम लेयर या अपर एपिथेलियम के कॉर्नर पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें एक विशेष संरचना व्हील ऑर्गन के रूप में देखने को मिलती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में उपस्थित होती है। ये देखो, ये मैंने हल्के डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में एक फिंगर लाइक संरचनाएं बनाई है, आपको दिखाई दे रही होगी बारीकी से। ये फिंगर लाइक संरचनाएं इसकी व्हील ऑर्गन या चक्रांग कहलाती है। इन व्हील ऑर्गन या चक्रांग की बात करें तो इनमें सीलिया उपस्थित होते हैं और ये सीलिया लगातार बीट करते रहते हैं। इन्हीं सीलिया की बीटिंग मैकेनिज्म की सहायता से जब जल धारा ओरल कैविटी में प्रवेश करती है तो ओरल कैविटी से ये फेरिंग्स की ओर मूव करती है। तो व्हील ऑर्गन की सहायता से जल धारा सतत बनी रहती है और मुख गुहा से या ओरल कैविटी से ये फेरिंग्स की ओर
पहुंचती है। तो व्हील ऑर्गन एक तरह से जल धारा को बनाए रखने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिलिएटेड लेयर्स हमें देखने को मिलती है और ये सीलिया स्पंदन की सहायता से जल धारा को लगातार जारी रखते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि जल धारा के साथ आए हुए भोज्य पदार्थों या कणों को एकत्रित करने का कार्य ये व्हील ऑर्गन करते हैं। व्हील ऑर्गन में लगातार स्पंदन होता है जिसके कारण मुख्य गुहा में जल धारा पहुंचती रहती है। अर्थात मुख्य गुहा में जल की धारा को लाने के लिए इनके सीलिया की मूवमेंट आवश्यक होती है। जब मुख्य गुहा में जल पहुंच जाता है तो ये व्हीलर ऑर्गन के मूवमेंट की सहायता से होता हुआ आगे की तरफ ग्रसनी भाग में पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, ओरल हुड में ये संरचना व्हील ऑर्गन के रूप में हमने देखी। अब हम बात करते हैं इसके ओरल हुड में पाई जाने वाली अन्य संरचना की, जो कि विलम कहलाती है। व्हील ऑर्गन हमने देखा और अब आने वाली संरचना है विलम। विलम ओरल हुड में एक वर्टिकल लाइन के रूप में उपस्थित होती है या उदग्र लाइन या पंक्ति के रूप में हमें देखने को मिलती है। विलम की हम बात करें तो हमें विलम कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। यहाँ मैंने विलम का एक डायग्राम मेंशन किया है। ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में हमें दिखाई देती है, जिनमें बाहर की तरफ व्हीलर रिंग होती है जो 3 या 4 पंक्तियों के रूप में होती है। ये 3 से 4 रो व्हीलर रिंग बनाने का कार्य करती है। इसके नीचे आपको स्फिंक्टर या अवरोधनी दिखाई देती है और इस पर लगे हुए ये आपको लंबे लंबे जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये इसके व्हीलर टेंटिकल्स है, अर्थात व्हीलर स्पर्शक इन्हें कहा जाता है। ये व्हीलर स्पर्शक पर छोटी छोटी रोम लाइक संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन्हें हम सेंसरी पेपिला कहते हैं। इनके अलावा इनके बीच में एक रिक्त छिद्र हमें देखने को मिलता है, जिसे हम एंटेरोस्टोम कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वेस्टिब्यूल या प्रगाण का पश्च सिरा एक वलयनुमा संरचना के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसे हम विलम या गुंठिका कहते हैं। विलम की बात करें तो विलम में एक छोटे वर्ताकार छिद्र के द्वारा इसकी ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि ग्रसनी क्षेत्र में खुलता है। इस छिद्र को एंटेरोस्टोम कहते हैं, अर्थात विलम के मध्य में बिल्कुल एक छोटा सा छिद्र उपस्थित होता है, जिनकी सहायता से जल धारा विलम से होती हुई ग्रसनी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो इस छिद्र को एंटेरोस्टोम कहा जाता है। कई साइंटिस्ट इस एंटेरोस्टोम छिद्र को ही मुख्य मानते हैं, लेकिन मुख्य एक्चुअल में इसके अग्र ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में हमें देखने को मिलता है, अर्थात मुख्य इसके ओरल हुड में खुलता है, जो कि एक छोटे से छिद्र के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ हमने देखा कि ओरल हुड के भीतर एक छोटा सा छिद्र उपस्थित होता है, जिसे हम स्टोमोडियम कहते हैं। स्टोमोडियम की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार की लाइनिंग के द्वारा आश्रित रहता है, जिन्हें हम एक्टोडर्म लाइनिंग कहते हैं। तो स्टोमोडियम या पूर्वांत्र, जिसे हम मुख कहते हैं, ये एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है, जबकि एंटेरोस्टोम एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है। तो आप स्पष्ट रूप से मुख को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक तो मुख माउथ कैविटी या ओरल कैविटी में खुलता है, और दूसरा मुख में पाई जाने वाली जो लेयर है वो एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है, न कि एंडोडर्म के द्वारा। एंटेरोस्टोम एंडोडर्म के द्वारा आश्रित होता है, और दूसरा मेजर डिफरेंस ये होता है माउथ और एंटेरोस्टोम में कि माउथ तो इसके बक्कल कैविटी में खुल रहा है और एंटेरोस्टोम इसके ग्रसनी क्षेत्र में खुलता है। तो मुख कभी भी
स्टूडेंट ग्रसनी में नहीं खुलता है। तो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि एंटेरोस्टोम इसका माउथ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ग्रसनी रीजन में खुलता है। अब हम बात करते हैं इसके फिलम की, तो हमें एक स्फिंक्टर देखने को मिलता है। ये वाली जो संरचना है ये इसका स्फिंक्टर है, जो कि विभिन्न प्रकार की स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये संवर्णी पेशियों के द्वारा घिरी हुई होती है, जो कि एंटेरोस्टोम के छिद्र को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। अर्थात जब भोजन मुख गुहा से होता हुआ या वेस्टिब्यूल से होता हुआ इसके विलम में पहुंचता है तो इसको कंट्रोल करने का कार्य ये स्फिंक्टर मसल्स करती है। स्फिंक्टर के किनारे पर हमें छोटे छोटे टेंटिकल्स या स्पर्शक देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम विलार टेंटिकल्स या विलम टेंटिकल्स कहते हैं। इन विलम टेंटिकल्स की संख्या की बात करें तो ये विलम टेंटिकल्स संख्या में 12 होते हैं। तो विलर टेंटिकल्स स्फिंक्टर के किनारे पर उपस्थित होते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में होते हैं। इन स्फिंक्टर मसल्स के किनारों पर स्थित स्पर्शकों का प्रमुख कार्य भोजन को छानने का होता है। अर्थात ये जलधारा के साथ आए हुए भोज्य पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं और छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ही ये ग्रसनी क्षेत्र में जाने देते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ भी भोजन को छानने की प्रक्रिया देखी जाती है। जबकि हमने पहले देखा था कि जो ओरल सिराई या ओरल टेंटिकल्स होते हैं ये भी जलधारा में आए हुए बड़े फूड पार्टिकल्स को रिजेक्ट करते हैं और छोटे छोटे भोज्य पदार्थों को ही मुख गुहा में जाने देते हैं। तो यहाँ ओरल टेंटिकल्स के द्वारा भी भोजन को छानने का कार्य हो रहा है और विलम में उपस्थित विलार टेंटिकल्स के द्वारा भी भोजन को छानने का कार्य हो रहा है। तो दो प्रकार से भोजन को छानने की प्रक्रिया स्टूडेंट्स हमने देखी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फेरिंग्स। अर्थात एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स या ग्रसनी। ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी एम्फियोक्सस के एलिमेंट्री कैनाल का अधिकांश भाग घेरे हुए रहती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 2/3 भाग ग्रसनी के द्वारा बना होता है। ग्रसनी की बात करें तो विलम के पीछे का भाग पूरा फेरिंग्स रीजन है। ये देखो यहां से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये विलार टेंटिकल्स है, जो कि अंगुली समान प्रवर्त के रूप में उपस्थित होते हैं और इनके आगे वाला क्षेत्र फेरिंग्स रीजन है। फेरिंग्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हर्डमानिया की तरह इनकी फेरिंग्स भी 2 भागों में बटी हुई होती है। अगर हम बात करें विलर के बिल्कुल नजदीक वाले भाग की तो ये प्री ब्रेंकियल रीजन कहलाता है या प्री फेरेंजियल रीजन कहलाता है। ये वाला ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो विलर स्पर्शक और जो पेरीफेरेंजियल बैंड है इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये प्री फेरेंजियल रीजन है। अर्थात अग्र ग्रसनीय क्षेत्र है और इसके बाद वाला जो रीजन है ये ब्रेंकियल या फेरेंजियल रीजन कहलाता है। तो फेरिंग्स या ग्रसनी में हमें 2 स्पष्ट भाग इसमें देखे जाते हैं और साथ में फेरिंग्स में हमें बहुत सी संरचनाएं देखने को मिलती है। जैसे 4 महत्वपूर्ण संरचनाओं की बात मैं यहां करना चाहूंगा, जिनमें स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहली संरचना है फेरिंजियल वॉल एंड गिल स्लाइड्स। पहली हुई फेरिंजियल वॉल एंड गिल स्लाइड्स। सेकंड होती है इसमें पाई जाने वाली एंडोस्टाइल। थर्ड होती है फेरिंजियल बैंड और फोर्थ होती है फेरिंजियल ग्रूव। तो स्टूडेंट फेरिंग्स में हमें 4 महत्वपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलती है। वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है आपकी फेरिंजियल वॉल एंड गिल स्लाइड्स, सेकंड है आपकी एंडोस्टाइल, थर्ड है पेरीफेरेंजियल बैंड और फोर्थ है एपीफेरेंजियल ग्रूव। इन चारों संरचनाओं की पोजीशंस भी मैं आपको यहां दर्शाता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करें फेरिंजियल वॉल एंड गिल स्लाइड की, तो गिल स्लाइड्स या वर्टिकल फॉर्म में उपस्थित होते हैं। ऐसे छोटी छोटी छिद्रों के रूप में हमें गिल स्लाइड्स देखने को मिलते हैं जो इसके फेरिंग्स रीजन में उपस्थित होते हैं। इन फेरिंग्स रीजन में
जो छिद्र उपस्थित होते हैं इन्हें हम गिल स्लाइड्स या क्लोम दरारें कहते हैं, और इन क्लोम दरारों के भीतर हमें गिल बार या गिल छड़े देखने को मिलती है। हम गिल छड़ों की बात करें तो गिल छड़े सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जिनमें प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार आती है। प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार अल्टरनेट फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, अर्थात एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। अगर हम बात करें इन गिल स्लाइड्स की, तो गिल स्लाइड्स की संख्या यहाँ 150 से 200 के मध्य होती है, अर्थात फेरिंग्स रीजन में पाए जाने वाले गिल स्लाइड्स में 150 से 200 गिल पोर के रूप में गिल स्लाइड हमें देखने की मिलती है, और इन गिल स्लाइड्स को घेरे हुए जो संरचना होती है उन्हें हम गिल बार कहते हैं। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। जैसे ये गिल स्लाइड्स है, इन गिल स्लाइड्स के बीचों बीच हमें प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार गिल स्लाइड्स का स्ट्रक्चर होता है, और इनके भीतर की बात करें तो इस प्रकार हमें गिल बार देखने को मिलती है। अगर ये गिल बार नीचे की ओर बाइफर्केटेड होती है तो इसे हम प्राइमरी गिल बार कहते हैं, और अगर विदाउट फर्केटेड होती है तो इसे हम सेकेंडरी गिल बार कहते हैं। तो ये गिल स्लाइड्स हो गई, ये गिल बार हो गई, और ये अगर द्विशाखित है नीचे की तरफ तो इसे हम प्राइमरी गिल बार या प्राथमिक गिल छड़े कहते हैं, और अगर द्विशाखित नहीं है तो इसे हम सेकेंडरी गिल बार कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कुछ इस प्रकार इनकी संरचना होती है, और ये गिल बार या गिल स्लाइड्स की सहायता से एक विशेष प्रकार का वैक्यूम उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इनमें सीलिया उपस्थित होते हैं, और सीलिया की सहायता से ये एक विशेष प्रकार का मूवमेंट दर्शाती है, जो कि एक एलिमेंट्री कैनाल में वैक्यूम उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसी वैक्यूम की सहायता से एम्फिओक्सस के मुख में जलधारा प्रवेश करती है, अर्थात जलधारा जनरेट करने का कार्य काफी हद तक ये गिल बार या गिल स्लाइड्स करती है, जो कि अपने सीलियरी मूवमेंट की सहायता से ये क्रिया करती है। ये क्रिया लगातार जारी रहती है, जिसकी सहायता से जलधारा माउथ में प्रवेश करती है, और माउथ से होती हुई ये इसके ओरल हुड, ओरल कैविटी, वेस्टिब्यूल और विलम से होते हुए ग्रसनी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गिल स्लाइड्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, गिल स्लाइड्स इसकी एट्रियल कैविटी से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, अर्थात जो ये गिल स्लाइड्स है, इस गिल स्लाइड्स का संपर्क इसके एट्रियल से होता है, अर्थात एट्रियम कैविटी से ये जुड़ी हुई रहती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसके बीचों बीच आपको ये एक एंडोस्टाइल दिखाई दे रही होगी, और एंडोस्टाइल के नीचे की तरफ हमें एट्रियल कैविटी दिखाई देती है। ये एट्रियल कैविटी है इसकी। इस एट्रियल कैविटी से ये गिल स्लाइड्स डायरेक्टली कनेक्ट रहती है। क्यों? क्योंकि जब मुख से जलधारा प्रवेश करती है तो ये जलधारा जब ग्रसनी क्षेत्र में आती है तो ग्रसनी क्षेत्र में होते हुए ये जलधारा इसकी एट्रियल कैविटी में या बॉटम में पहुंचती है, और एट्रियल कैविटी से होते हुए ये जलधारा इसके एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो जो जल लगातार जलधारा के रूप में एम्फिओक्सस की आहानाल में प्रवेश कर रहा होता है, वो जल इसके एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाता है। कभी कभी इस जलधारा के साथ साथ छोटे छोटे भोज्य पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, गिल स्लाइड्स या गिल बार डायरेक्टली एट्रियल कैविटी के संपर्क में रहते हैं, जिनके कारण जलधारा एट्रियोपोर के द्वारा होते हुए बाहर निकल जाती है। अब हम बात करते हैं एम्फिओक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा के एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट ईसोफेगस की। ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस
की पोजीशंस हमें यहां देखने को मिलती है। ये देखो, ये आपको इसकी हम बात करें फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स में हमें जो 4 महत्वपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलती है, उनमें एक होती है फेरिंजियल वॉल या गिल स्लाइड्स, जिसकी बात अभी हमने यहाँ की। सेकंड भाग होती है इसकी एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल, ये देखो, ये नीचे की तरफ जो ग्रसनी के बॉटम में या पेंदे में एक नली के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये व्हाइट कलर की, ये इसकी एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल की बात करें तो इस एंडोस्टाइल में 4 रोमाबी पथ हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी सहायता से ये श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का स्रावण करता है। ये 4 श्लेष्मी पथ लगातार श्लेष्मा का स्रावण करते रहते हैं, जिनकी सहायता से भोज्य पदार्थों के साथ श्लेष्मा अटैच होता रहता है। तो एंडोस्टाइल, जैसे हर्डमानिया में एंडोस्टाइल भोज्य पदार्थों को श्लेष्मा प्रोवाइड करवाने का कार्य कर रहा था, वैसे ही एंडोस्टाइल यहां भोज्य पदार्थों को श्लेष्मा प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो एंडोस्टाइल की सहायता से यहां जो भोज्य पदार्थ पहुंचते हैं, ये भोज्य पदार्थ श्लेष्मा से जुड़कर धीरे धीरे एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे हम पेरीफेरेंजियल बैंड कहते हैं या परिग्रसनीय पट्टियां कहते हैं, ये परिग्रसनीय पट्टियां इसके फेरिंग्स रीजन में उपस्थित होती है, और इसी परिग्रसनीय पट्टियों में पाए जाने वाले सीलिया की मूवमेंट की सहायता से ये भोज्य पदार्थ, जिनमें कि एंडोस्टाइल के द्वारा श्लेष्मा मिला हुआ रहता है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और पेरीफेरेंजियल बैंड की सहायता से ये एपीब्रेंकियल ग्रूव से होता हुआ इसोफेगस में पहुंचता है। और इसोफेगस में पहुंचने से पहले ये एक लंबे रज्जू के समान कोल्ड के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये देखो स्टूडेंट, ये एक लंबे रस्सी के समान या रज्जू के समान भोज्य पदार्थों की एक चेन हमें बनी हुई दिखाई देती है, जो कि फूड कॉर्ड है। ये फूड कॉर्ड हमें फेरिंग्स रीजन से लेकर इसोफेगस तक ये फैली हुई रहती है। अर्थात जो पेरीफेरेंजियल बैंड के सीलिया की मूवमेंट की सहायता से भोज्य कण ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं। ये भोज्य पदार्थ ऊपर की तरफ उठकर एक रज्जू के समान या कॉर्ड के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और ये संरचना हमें इसके फेरिंग से लेकर इसोफेगस तक देखने को मिलती है। ये देखो, आपको दिखाई दे रही होगी फूड कॉर्ड इन इसोफेगस। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट अर्थात इसोफेगस की। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स में ये 4 संरचनाएं होती है। इनके अलावा हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट इसोफेगस की। अगर हम इसोफेगस की पोजीशंस की बात करें तो इसोफेगस इस फेरिंग्स रीजन की जहां समाप्ति हो रही है, अर्थात एपीफेरेंजियल ग्रूव परिग्रसनीय खांच से लेकर मिड गट तक फैली हुई रहती है। अर्थात ये वाला जो भाग है, ये इसका इसोफेगस या ग्रासनाल कहलाता है। ग्रासनाल मिड गट के बिल्कुल पास में स्थित होती है। जहां से मिड गट स्टार्ट होती है, वहां ग्रासनाल की समाप्ति हमें देखने को मिलती है। तो मिड गट और एपीफेरेंजियल ग्रूव के बीच वाला जो भाग होता है, यह इसका इसोफेगस या ग्रासनाल है। ग्रासनाल में कोई विशेष संरचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती है। ग्रासनाल में भीतर की तरफ इनर एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि सीलिएटेड होती है, जिसकी सहायता से भोज्य पदार्थ ग्रासनाल से होते हुए इसके मध्यांतर या मिड गट में पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, एम्फिओक्सस की इंटेस्टाइन की बात करें तो एम्फिओक्सस में इंटेस्टाइन 3 भागों में बटी हुई रहती है। अगर हम इन 3 भागों की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 भाग इसके मिड गट, हाइंड गट और रेक्टम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मिड गट की बात करें तो जहां इसोफेगस की क्लोजिंग हो रही है, अर्थात इसोफेगस के आगे वाला जो भाग है, ये मिड गट कहलाता है। ये देखो, ये पूरा भाग मिड गट है, और मिड गट में हमें एक विशेष प्रकार की सीलिएटेड ट्रैक्ट देखने को मिलती है,
जो कि लेटरल सीलिया के कारण बनती है। तो लेटरल सीलिया के फॉर्मेशन से एक सीलियरी ट्रैक्ट देखने को मिलता है जो कि मिडगट में आए हुए भोज्य पदार्थों को एक विशेष प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे हम मिडगट डाइवर्टिकुलम कहते हैं इसमें भेजने का कार्य करता है। तो ये जो सीलियरी ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है जो इसके लेटरल सीलिया की वजह से बनता है, इस लेटरल सीलिया की वजह से जो ये ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो ये पिंक कलर का जो आपको छोटी सी हल्की सी ट्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये यहां जब भोज्य पदार्थ ईसोफेगस में आ जाता है तो ईसोफेगस से जब मिडगट में पहुंचता है तो मिडगट में पहुंचने के बाद में ये भोज्य पदार्थों को नीचे की तरफ मिडगट डाइवर्टिकुलम में ले जाने का कार्य करता है। अर्थात इस लेटरल सीलियरी ट्रैक्ट की सहायता से भोज्य पदार्थ आगे की तरफ न जाते हुए इसके बॉटम या पेंदे की तरफ पहुंचते हैं जहां विशेष प्रकार की संरचना मिडगट डाइवर्टिकुलम के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो मिडगट डाइवर्टिकुलम में भोज्य पदार्थों को ले जाने का कार्य ये लेटरल सीलियरी ट्रैक्ट की मूवमेंट से होता है। इनमें सीलिया पाए जाते हैं और इनकी मूवमेंट से ये पार्श्व में गति करते हुए भोज्य पदार्थों को आगे की दिशा में नहीं ले जाते हुए इसके नीचे या बॉटम में ले जाने का कार्य करते हैं जहां मिडगट डाइवर्टिकुलम उपस्थित होती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट मिडगट होता है। मिडगट के बाद वाला भाग हाइंडगट के रूप में हमें देखने को मिलता है। हाइंडगट में विशेष प्रकार की इलियोसिलिक रिंग हमें देखने को मिलती है जो कुछ इस प्रकार होती है। ये इलियोसिलिक रिंग भोजन का या पूर्णतः मथने का कार्य होता है और भोजन को पूर्णतः मथने या चर्निंग के बाद इसके हाइंडगट से रेक्टम में भेज दिया जाता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है रेक्टम जो कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग है जिसकी ओपनिंग एक एनस के द्वारा होती है या एक अपर्चर के द्वारा होती है जिसे हम एनस कहते हैं। अर्थात हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हाइंडगट के आगे वाला भाग रेक्टम कहलाता है जिसकी ओपनिंग एक छिद्र के द्वारा एनस के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो रेक्टम और एनस इसके अंतिम भाग हैं जिसके द्वारा आहार नाल पूर्ण होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमें माउथ से लेकर एनस तक के छिद्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसी कारण इस प्रकार की आहार नाल को हम संपूर्ण आहार नाल कहते हैं या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के रूप से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें तीन प्रकार की संरचनाएं डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में देखने को मिलती है जो कुछ इस प्रकार होती है। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक तो हो गई मिडगट डाइवर्टिकुलम जो ये देखो ये वाली जो संरचना मैंने बनाई है ये इसकी मिडगट डाइवर्टिकुलम है। अर्थात ये इसकी मध्यांतर अंधनाल कहलाती है और ये मध्यांतर अंधनाल में विभिन्न प्रकार की श्लेष्मिक संरचनाएं विभिन्न प्रकार के श्लेष्मा का स्रावण करती है। अर्थात आंत्र का अग्रभाग थोड़ा चौड़ा होता है जो मध्यांतर के रूप में उपस्थित होता है। मध्यांतर के नीचे की तरफ हमें ये मिडगट डाइवर्टिकुलम देखने को मिलती है। इस मिडगट डाइवर्टिकुलम की बात करें तो ये कोर्डेट एनिमल्स के पेनक्रियाज ग्लैंड की तरह कार्य करती है। अर्थात एक तरह से अग्नाशय ग्रंथि के समान ये संरचना है जो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्रावण करने का कार्य करती है। तो मिडगट डाइवर्टिकुलम यहाँ मिडगट के बॉटम में हमें देखने को मिलती है। ये वाली जो संरचना है ये इसकी मिडगट डाइवर्टिकुलम है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमें मिडगट ग्लैंड सेल्स देखने को मिलती है। अर्थात मध्यांतर ग्रंथिल कोशिकाएं भी अनेक पाचक रसों का स्रावण करती है जो कि पाचन में सहायक होते हैं। तो मध्यांतर
जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं ये इसकी सतह पर हमें देखने को मिलती है, अर्थात मिडगट डाइवर्टिकुलम के इनर सरफेस पर हमें ये संरचनाएं या कोशिकाएं देखने को मिलती है जो विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती है। इनके अलावा थर्ड सेल्स है जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल्स भी एम्फिओक्सस में डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह कार्य करती है। जाइमोजन सेल्स इसके मिडगट रीजन में हमें देखने को मिलती है, अर्थात मिडगट की इनर सरफेस पर हमें विशेष प्रकार की जाइमोजन कोशिकाएं देखने को मिलती है जो अनेक पाचक रसों का स्रावण करती है, जिसकी सहायता से भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है। तो हमें पाचक ग्रंथियों के रूप में प्रिय विद्यार्थियों 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलती है, जिनमें एक है मिडगट डाइवर्टिकुलम जो मिडगट के बॉटम पर एक रेखा के समान उपस्थित होती है और ये रेखा हल्के यू टर्न के रूप में हमें देखने को मिलती है। सेकंड मिडगट ग्लैंड सेल्स या मध्यांतर ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो कि आंत्र रीजन में हमें देखने को मिलती है, जो मिडगट और हाइंडगट दोनों में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट संरचना है जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल्स की बात करें तो मिडगट के इनर सरफेस पर हमें ये जाइमोजन सेल्स देखने को मिलती है जो कि पाचक रसों के स्रावण का कार्य करती है। इस प्रकार स्टूडेंट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले एलिमेंट्री कैनाल को देखा और उसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड या इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में पाई जाने वाली संरचनाओं को हमने देखा। पाचन की बात करें तो सबसे पहले हमें एम्फिओक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा के भोजन का पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं एम्फिओक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा एक सिलियरी फीडर या फिल्टर फीडर एनिमल है। विभिन्न प्रकार के डेस्मिड्स, इनके साथ साथ एल्गा और प्रोटोजोन्स होते हैं, अर्थात इनके भोज्य सामग्री में ये सिलियरी मूवमेंट की सहायता से डेस्मिड्स, एल्गा और प्रोटोजोन्स को वाटर करंट की सहायता से भीतर की ओर लेते हैं। तो इनका मुख्य भोजन डेस्मिड्स, कुछ शैवाल और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म प्रोटोजोआ होते हैं। ये तो हुई इसके फूड की बात। अब हम बात करें फिजियोलॉजी के डाइजेशन में इंजेक्शन ऑफ फूड अर्थात भोजन के अंतर्ग्रहण की। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि एम्फिओक्सस में वाटर करंट के द्वारा भोज्य पदार्थ भीतर की ओर पहुंचते हैं। ये वाटर करंट ग्रसनी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सीलिया की मूवमेंट की सहायता से और बक्कल कैविटी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की सहायता से जनरेट होती है और इसी वाटर करंट के द्वारा ये छोटे छोटे भोज्य पदार्थ इसके माउथ में प्रवेश करते हैं। तो जो ग्रसनी के सीलिया होते हैं इनकी मूवमेंट की सहायता से एक वैक्यूम जनरेट होता है और इसी वैक्यूम की सहायता से वाटर करंट इनके माउथ में प्रवेश करती है। सबसे पहले वाटर करंट या जलधारा जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है जो कि आगे की ओर निकला हुआ रहता है, ओरल हुड में प्रवेश करती है और इस ओरल हुड में हमें विशेष प्रकार के ओरल टेंटिकल्स या ओरल सिराई देखने को मिलते हैं जो कि भोजन को छानने का कार्य करते हैं। छोटे भोज्य पदार्थों को ये ओरल टेंटिकल्स भीतर की ओर जाने देते हैं और बड़े पार्टिकल्स को ये यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही जलधारा इसके अग्र भाग ओरल हुड में प्रवेश करती है, वहाँ उपस्थित ओरल सिराई इनको सेलेक्ट करने का कार्य करते हैं, अर्थात बड़े पार्टिकल्स को ये रिजेक्ट करते हैं और छोटे छोटे भोज्य पदार्थों को ये मुख गुहा में जल की धारा के साथ पहुंचाते रहते हैं।
तो जल धारा को सर्वप्रथम छानने का कार्य ओरल हुड के सरफेस पर पाई जाने वाली ओरल सिराई या ओरल टेंटिकल्स करते हैं। यहाँ से ये जल धारा इसके ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में पहुँचती है, जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल या प्रगाढ़ में माउथ खुलता है, अर्थात इसका जो माउथ होता है वो इसके बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल में खुलता है। इस छिद्र को हम स्टोमोडियम कहते हैं। इस स्टोमोडियम या पूर्वांत्र छिद्र की सहायता से मुख गुहा में जल प्रवेश करता है। जब ओरल हुड से ये मुख गुहा में जल धारा प्रवेश करती है तो यहाँ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलती है, जिसे हम व्हील ऑर्गन कहते हैं, अर्थात चक्रांग कहते हैं। ये चक्रांग में सीलिया उपस्थित होते हैं, जिनकी बीटिंग मैकेनिज्म की सहायता से जल धारा मुख गुहा में प्रवेश करती रहती है और इनकी सीलियरी मूवमेंट की सहायता से बक्कल कैविटी से ये आगे की तरफ विलम या ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो व्हील ऑर्गन का प्रमुख कार्य जल धारा को सतत बनाए रखना है और साथ में इनमें पाए जाने वाले सीलिया की मूवमेंट से ये व्हील ऑर्गन एक प्रकार से घूर्णन या रोटेटरी मूवमेंट शो करते हैं, जो कि मुख गुहा में जल धारा को लाने का कार्य करते हैं। अर्थात ये चक्र खाने वाली विभिन्न प्रकार की जल धाराएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यहाँ से जब जल मुख गुहा से होते हुए एक विशेष प्रकार के छिद्र, जिसे हम एंटेरोस्टोम कहते हैं, इस एंटेरोस्टोम के द्वारा ये विलम से होता हुआ ग्रसनी में प्रवेश करता है। अगर हम बात करें इसकी मुख गुहा और ग्रसनी के बीच के भाग की, तो ये बीच का भाग एक तरह से विलम कहलाता है, जो कि एक वर्ताकार संरचना के रूप में हमें दिखाई देती है। इस वर्ताकार संरचना में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्शंस ये हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ इस प्रकार होती है विलम, जिनमें ये प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जो इसके दोनों एंड की तरफ होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम विलर टेंटिकल्स कहते हैं। ये विलर टेंटिकल्स या विलर स्पर्शक संख्या में 12 होते हैं और ये विलर टेंटिकल्स भोज्य पदार्थों को पुनः छानने का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ एक बार और भोजन को छानने का कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भोजन आगे की तरफ ग्रसनी में प्रवेश करता है। तो यहाँ विलर टेंटिकल्स की सहायता से ये जो आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं या प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये विलर टेंटिकल्स है और विलम एक खड़ी या उदग्र संरचना होती है, जो कि ग्रसनी और ओरल कैविटी के मध्य पाई जाती है। तो ग्रसनी ये वाला भाग है और मुख गुहा या ओरल कैविटी ये वाला भाग है। इन दोनों के बीच में एक उदग्र राउंडेड या वर्ताकार संरचना के रूप में हमें विलम देखने को मिलती है। स्पर्शक उपस्थित होते हैं और इन्हीं स्पर्शकों की सहायता से भोज्य पदार्थों को पुनः छाना जाता है और छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ही ग्रसनी क्षेत्र में जाने दिया जाता है। इन स्पर्शकों को नियंत्रित करने के लिए इनमें एक वर्ताकार छिद्र होता है, जिसे हम एंटेरोस्टोम कहते हैं। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, विलम की मैंने एक डिटेल स्ट्रक्चर शो की थी, जिसमें बीचों बीच एक वर्ताकार छिद्र हमें देखने को मिलता है, जिसे हम एंटेरोस्टोम कहते हैं। तो इसी एंटेरोस्टोम के द्वारा बक्कल कैविटी और ग्रसनी आपस में कनेक्ट रहती है। अर्थात बक्कल कैविटी से होते हुए जल धारा इस एंटेरोस्टोम छिद्र की सहायता से ग्रसनी में प्रवेश करती है। यहाँ से जब जल ग्रसनी में प्रवेश करता है तो ग्रसनी में विभिन्न प्रकार की गिल स्लाइड्स हमें देखने को मिलती है, जिनकी सहायता से ये जल इसके एट्रियल कैविटी में पहुंचता है और एट्रियल कैविटी से होता हुआ ये इसके एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार भोज्य पदार्थों का
मुख और मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी क्षेत्र में प्रवेश होता है। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेशन की, अर्थात पाचन की। पाचन की बात करें तो जब भोज्य पदार्थ इसके ग्रसनी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो ग्रसनी क्षेत्र में भीतर की तरफ एक बॉटम में विशेष प्रकार की संरचना उपस्थित होती है जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं। एंडोस्टाइल में विभिन्न प्रकार के सीलिया उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से ये मूवमेंट करते हुए इन भोज्य पदार्थों को श्लेष्मा प्रोवाइड करवाते हैं, अर्थात एंडोस्टाइल कशेरुकियों के थायराइड ग्रंथि के समान होती है और इस एंडोस्टाइल के द्वारा श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है और इस श्लेष्मा के द्वारा जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं ये फूड पार्टिकल्स इसके अधर दिशा से मध्य पृष्ठीय दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात श्लेष्मा चिपक जाने के कारण पृष्ठीय दिशा की ओर गमन करते हैं और धीरे धीरे ये पेरीफेरेंजियल बैंड से होते हुए एपीफेरेंजियल ग्रूव की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं जिनमें श्लेष्मा ऐड हुआ रहता है ये विशेष प्रकार की एक रज्जु के समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे हम फूड कोर्ड कहते हैं। फूड कोर्ड या खाद्य रज्जु इसके ग्रसनी से होते हुए ग्रास नाल तक फैली हुई रहती है जो कि इसके मध्यांतर में प्रवेश करती है, अर्थात जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं ये एंडोस्टाइल की सरफेस से सीलिया की मूवमेंट और पेरीफेरेंजियल बैंड के सीलिया की मूवमेंट की सहायता से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए एपीफेरेंजियल ग्रूव या खांच तक पहुंचते हैं जहां इसोफेगस के सीलिया की मूवमेंट की सहायता से ये आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं, अर्थात ये मिडगट में प्रवेश करते हैं। स्टूडेंट्स, मिडगट ही वह महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां से डाइजेशन की फिजियोलॉजी प्रारंभ होती है, अर्थात पाचन की जो कार्य की प्रारंभ होती है ये इसके मिडगट रीजन से होती है। तो मिडगट जो भाग होता है वहां से लेकर आंत्र के अंतिम भाग तक पाचन की प्रक्रिया चलती है। मिडगट में जब भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है तो यहां से भोजन एक विशेष प्रकार के लेटरल सीलियरी ट्रैक्ट जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये लेटरल सीलियरी ट्रैक्ट है, इसकी सहायता से मध्यांतर में आए हुए खाद्य रज्जु या भोज्य पदार्थों को पुनः वापस नीचे की तरफ धकेला जाता है, अर्थात मिडगट डाइवर्टिकुलम की तरफ धकेला जाता है। यह मिडगट डाइवर्टिकुलम मध्यांतर के बॉटम में उपस्थित होती है और इस मध्यांतर अंधनाल में जब भोज्य पदार्थ पहुंचता है तो यह एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह कार्य करती है, अर्थात पाचक ग्रंथि की तरह कार्य करती है और पाचक ग्रंथि की तरह कार्य करने के कारण इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है जिनमें एमाइलेज है, प्रोटीएज है और लाइपेज आदि आते हैं। जब भोज्य पदार्थों में एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम आकर मिलते हैं तो ये भोज्य पदार्थों के विभिन्न प्रकार के स्वरूप जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अणुओं का पाचन करते हैं, अर्थात मिडगट डाइवर्टिकुलम एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह कार्य करती है और ये मिडगट डाइवर्टिकुलम कशेरुकियों के पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो ये मिडगट डाइवर्टिकुलम के द्वारा प्रोटीएज, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम का श्रवण किया जाता है और यहाँ भोजन का पाचन होता है और भोजन के पाचन होने के साथ साथ ये भोज्य पदार्थ वापस मिडगट डाइवर्टिकुलम की सीलिया की मूवमेंट की सहायता से पुनः ये मिडगट से हाइंड गट में भेज दिया जाता है। तो जब भोज्य पदार्थों का पाचन एंजाइमों की सहायता से होता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम के भीतर ग्लैंड सेल्स हमें देखने को मिलती है जिन्हें हम ग्रंथिल कोशिकाएं कहते हैं।
ये ग्रंथिल कोशिकाएं भी श्लेष्मा का स्रावण करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का स्रावण करती है, जिसकी सहायता से भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। इसके अलावा हमें इसके भीतर विशेष प्रकार की सेल्स, जिन्हें हम जाइमोजन सेल्स कहते हैं, ये जाइमोजन सेल्स भी विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करती है, जो कि इसके सरफेस पर उपस्थित होती है। तो इनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का स्रावण किया जाता है और यहाँ लगभग पाचन की प्रक्रिया का 2/3 कार्य संपन्न हो जाता है। यहाँ से भोज्य पदार्थ मिड गट से वापस हाइंड गट में आगे की तरफ प्रवेश करते हैं। हाइंड गट में विशेष प्रकार की संरचनाएं, जिन्हें हम इलियोसिलिक रिंग कहते हैं, अर्थात ये इलियोसिलिक रिंग हाइंड गट और मिड गट के मध्य में पाई जाती है। ये जो व्हाइट कलर की संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ये इलियोसिलिक रिंग है, जिन्हें हम मध्य वृद्धांत्र वलय के रूप में जानते हैं। ये मध्य वृद्धांत्र वलय भोजन को मथने का कार्य करती है, अर्थात भोजन के चर्निंग का कार्य करती है और भोजन को पूरी तरह से मथने के पश्चात ये भोज्य पदार्थों को रेक्टम में पहुंचाती है। रेक्टम इंटेस्टाइन का अंतिम भाग है जो एनस पोर के द्वारा खुलता है। तो रेक्टम में भी सिलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होती है। यहाँ इन भोज्य पदार्थों से जल का अवशोषण कर लिया जाता है, अर्थात जो भी वाटर एक्सेस मात्रा में भोज्य पदार्थों के साथ पहुंचता है या मलाशय में अवशोषण कर लिया जाता है और बचे हुए अपचित भोज्य पदार्थों को रेक्टम आगे की तरफ धकेल देता है, जो इसके एनस पोर की सहायता से बाहर की तरफ निकल जाता है। इस प्रकार एम्फियोक्सस में स्टूडेंट्स पाचन की कार्य की संपन्न होती है। आई होप आपको ये वीडियो, जिसमें मैंने एम्फियोक्सस के भोजन की कार्य की को समझाने की कोशिश की है, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।